अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 22। ठीक है, 23 में इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे और फाइनल टर्म के हवाले से इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको हाईलाइट करवाती जाऊंगी, जो MCQs होंगे या जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपने उनको हाईलाइट करते जाना है। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस, डिज़ाइनिंग फील्ड्स क्या होती हैं, चूजिंग डेटा टाइप्स क्या होती हैं, कोडिंग टेक्निक क्या होती है, कोडिंग एग्जाम्पल है और कंट्रोलिंग डेटा इंटीग्रिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिज़िकल डेटा बेस डिज़ाइन है या कंसिड्रेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो फिज़िकल हमारा डेटा बेस डिज़ाइन है मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंप्यूटराइजेशन में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डेटाबेस डिज़ाइनिंग में। स्टेप्स आर कैरिड आउट, स्टेप्स जो हैं वो सीक्वेंस में जो है वो उनको लेके चला जाता है और नीड्स टू बी परफॉर्म प्रिसाइजली सो दैट द रिज़ल्ट, और उनको प्रिसाइजली परफॉर्म किया जाता है क्योंकि ताकि हम अपने जो हमारा रिज़ल्ट है ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रॉपरली, मतलब तब तक हम अपने फर्स्ट स्टेप के जो रिज़ल्ट है उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें ताकि हम अपने नेक्स्ट स्टेप की इनपुट जो है वो एक्यूरेट ले सकें। तो हमें सबसे पहले किसी भी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने से पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसको हमने वाइंड अप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम एस्टिमेट, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस हैं, डेफिनेशन ऑफ ईच एट्रीब्यूट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेयर एंड व्हेन डेटा इज़ यूज्ड, उसकी हमने डिस्क्रिप्शन लिखना होती है कि हमने कब और कहाँ और किस तरह डेटा को यूज़ करना है। एक्सेप्टेशंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑफ रिस्पांस टाइम एंड डेटा सिक्योरिटी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो यहाँ पे सारी उसकी डिटेल्स बताई हुई हैं। फॉर द फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन हमें ये चेक करना लाजमी होता है कि यूजेज ऑफ डेटा, कि जो हम यूज़ करने वाला जो डेटा है उसका साइज़ और उसकी फ्रिक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए और उसका प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए ताकि हम डेटाबेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकें उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस या उसकी एफिशिएंसी के लिए। और फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो प्री रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीट उसको करते हैं। सेलेक्ट द प्रोडक्ट, सबसे पहले हमने उसके लिए अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं उसकी क्रॉसपॉन्डिंग डेटा टाइप्स के। फिर हमें उन ग्रुप्स को, उन एट्रीब्यूट्स को ग्रुपिंग या उन लॉजिकल ऑर्डर में लेके आना है। क्यों लेके आना है? ताकि हमारा जो रिलेशन है वो इस तरीके से क्रिएट हो कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है या जो रिलेशन से मिसिंग है एंड सो नो, आल्सो नो रिड्यूंडेंट और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, मतलब हमने उसमें ये हमने इसको चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि वहाँ पे रिड्यूंडेंट भी ना हो। रिड्यूंडेंट का मतलब है कि डेटा डुप्लिकेट भी ना हो और हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी उसमें प्लेस ना करें। ठीक है, looking at the logical design into physical stage information combine logically, informations को logically combine किया जाता है। और जो logical design है look odd when transferring the design, जब हम लॉजिकल डिज़ाइन को फिज़िकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो लॉजिकल डिज़ाइन है वो पुराना से लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम जो रिकॉर्ड है उसको हार्ड डिस्क में अपने अरेंज करते हैं और जो हमारा स्कैमा है सो हार्ड डिस्क इम्पोर्टेंट है, हार्ड डिस्क में हम उसको इम्पोर्ट करते हैं और ये किसकी उसकी एफिशिएंसी और डेटा किस तरह से हार्ड डिस्क में मैनेज किया जाएगा। और उसके लिए डिफरेंट टाइप्स हैं, मैकेनिज़म्स हैं जो उसके लिए अवेलेबल हैं या जो हम यूज़ करते हैं उसकी फास्ट एज एक्सेस के लिए या उसकी स्टोरेज के लिए या उसकी मॉडिफिकेशन डेटा के लिए। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर कैन बी यूज फॉर प्लेसमेंट ऑफ डेटा ऑन डिस्क, मतलब कि डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ की जाती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए डिस्क में, या मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सेस या डिफरेंट डेटाबेस आर्किटेक्चर इज वाइड विजुअल एंड लीड्स टू बेटर रिट्राइवल एंड रिकवरी ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब हम डिज़ाइनिंग फील्ड्स की तरफ चलते हैं। फील्ड जो है ना एक बहुत छोटा सा यूनिट है किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करने का एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, या उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं थ्रू आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए। अब इसके जो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं यूजिंग डेटा टाइप्स के या उसके आर गिवन एज अंडर उसके मिनिमाइज्ड यूसेज ऑफ
स्टोरेज उसको रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी एंड सपोर्ट ऑल डेटा मैनिपुलेशन। और यहाँ पे कुछ उसकी डेटा टाइप्स बताई हुई हैं। वार करेक्टर है, वार करेक्टर है, उसके से वार करेक्टर 2 है, और वो जो है वार करेक्टर 2 है उसको हम वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग्स जो हमारे पास होती हैं उसका मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम में हम देखें तो 32,767 और मिनिमम 1 है, ठीक है। और ये बाइट्स में इनका साइज़ होता है। उसके बाद करेक्टर टाइप है, नंबर्स हैं, ये सारी टाइप्स जो हैं ये हमारे डेटाबेस में यूज़ होती हैं। डेटा है, रा है, लॉन्ग रा है, ब्लॉब है। ब्लॉब हम बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए इसका 4 गीगाबाइट का साइज़ होता है। ये साइज़ आपने इसके ध्यान से अपने माइंड में बिठा लेने हैं, क्योंकि ये साइज़ जो हैं आपके डेटा के जो आपका डेटा होता है उसके मुताबिक आपने इनको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारी कोडिंग एंड कंपैरिजन है। यहाँ पे देयर आर सम एट्रीब्यूट विच हैव सम सेपरेट सेट ऑफ वैल्यूज़। These values when they are represented in any data are hard to express the purpose of some codes are उसके लिए some codes यूज़ किए जाते हैं। इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है डेटाबेस एफिशिएंसी को शो करवाने के लिए। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और हॉबीज़ हैं। और अगर हम यही एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ फॉलोइंग टेबल द यूज़ ऑफ कोड्स एंड देयर यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने हॉबीज़ रीडिंग थी, उसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर ली है। और उसके बाद गार्डनिंग के लिए जी, रीडिंग के लिए आर, मूवी के लिए मूव और रीडिंग के लिए आर यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो अगर हम अपनी जो अब देखें यहाँ पे हमने अपने डेटा को रिड्यूस किया है, जो हमारी रिड्यूडेंसी थी उसको हमने रिमूव कर दिया। अब जितनी भी रीडिंग वाली कैटेगरीज़ हैं या हॉबीज़ हैं उसको हमने किससे ज़ाहिर किया, आर से ज़ाहिर किया। तो आर वाली तीनों इसमें आ गई हैं, और गार्डनिंग वाली और मूवीज़ वाली वो हमने अलग कर ली। तो इस तरह से हम अपनी उसको रिड्यूस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमारी वो होती हैं जो हमारी एसोसिएट होती हैं स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स, और वो हमारी हेल्प करती हैं डुप्लीकेशन के जो चांसेस हैं या इंसर्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज़ हैं, एट्रीब्यूट स्पेस हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए। रेंज कंट्रोल है। रेंज कंट्रोल का मतलब है कि इम्प्लीमेंटेड ओवर द डेटा कैन बी इजीली, मतलब कि जो हमने रेंज एम्प्लाई की है उसमें से हम डेटा को इजीली अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि 1 से 10 तक हमारा डाटा है, तो उसमें से हम इजीली अपने डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। नल वैल्यू का मतलब है कि मतलब ये हम पहले भी देख चुके हैं, एम्प्टी होती हैं, लेकिन ये डिफरेंट होती है ज़ीरो और स्पेस। ज़ीरो और स्पेस इसमें नहीं आता है, ये नल वैल्यू मतलब इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, एम्प्टी होती है। ये हम ऑलरेडी भी अपने डेटा स्ट्रक्चर अगर हम देखें या हमारी CS201 हमने उसमें पढ़ी, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है कि स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन पर स्पेसिफिक लिमिट्स जो है अप्लाई की जाती है, और वो उनके अंदर रहते हुए हम अपने रिलेशंस को स्पेसिफाई करते हैं। तो लेक्चर नंबर 22 हमने कवर कर लिया है। लेक्चर नंबर 23 भी इसी में कवर करते हैं। फिज़िकल रिकॉर्ड डिनॉर्मलाइजेशन है और पार्शनिंग है, ठीक है। तो डिनॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक अगर हम पर्पस देखें तो डिनॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि लोअर नॉर्मल फॉर्म से हायर सॉरी टू से हायर नॉर्मल फॉर्म से लोअर नॉर्मल फॉर्म की तरफ आना क्या कहलाता है, डिनॉर्मलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं, अपने डेटाबेस मॉडलिंग को स्पीड अप करने के लिए, डेटाबेस में डाटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। डिनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई कहाँ किया जाता है, जहाँ पे फिज़िकल डाटा को कन्वर्ट करना हो या ड्राइव करना हो लॉजिकल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी क्यूरीज या रिपोर्ट एग्जिस्ट करती हैं जो हम अपने विच रिलाई अपॉन डेटा फ्रॉम मोर देन 1 टेबल्स के ऊपर रिलाई करती हैं। और इसके बाद ये सारी इसकी नॉर्मलाइजेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स या कह लें कुछ इस तरीके से बताए हुए हैं। यहाँ पे डिनॉर्मलाइजेशन की सिचुएशंस हैं, इनको जस्ट आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं जो आपने यहाँ से करनी है, सिर्फ आपने उसके बाद पार्सिंग है। यहाँ पे इस पूरे लेक्चर नंबर 23 में सिर्फ आपने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डिनॉर्मलाइजेशन और पार्सिंग, इन दो चीज़ों में डिफरेंस आप अपने माइंड में बिठा लेना है। डिनॉर्मलाइजेशन लीड करती है मतलब कि जहाँ पे
मर्ज किया जाता है डिफरेंट रिलेशंस को। और पार्शनिंग क्या है कि वो सेम रिलेशंस जो होते हैं उनको छोटे छोटे 2 हिस्सों में उसको कन्वर्ट करती है। तो इसका पर्पस क्या होता है, डेटाबेसेस का रिड्यूस करती है वर्कलोड को, एक्सेस डेटा एक्सेस होती है, कम्युनिकेशन कॉस्ट होती है, सर्च वर्क बैलेंस वर्कलोड, और स्पीड अप करती है रेट को, यूजफुल वर्क है, फ्रिक्वेंटली अनएक्सेस्ड ऑब्जेक्ट मेन मेमोरी। और इसकी 2 टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल पार्शनिंग है और वर्टिकल पार्शनिंग है। हॉरिजॉन्टल पार्शनिंग में क्या होता है, टेबल को स्प्लिट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रोज, मतलब कि कोई भी लार्ज टेबल है उसको स्मॉल टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जहाँ जाहिर सी बात है कि जब लार्ज टेबल होगा तो उसमें से डेटा को एक्सेस करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। अगर हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो हमें डेटा एक्सेस करना भी उतना आसान हो जाएगा। और ये हेल्प करता है हमारे टेबल को मेंटेन करने में, उसकी सिक्योरिटी को, उसकी ऑथराइजेशन को, उसके बैकअप को। ठीक है। रेंज पार्शनिंग क्या होती है, एंड दिस टाइप ऑफ पार्शनिंग रेंज इम्पोज कर दी जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारी स्टूडेंट आईडी है, वहाँ पे हम एक रेंज लगा देते हैं कि हमारे जो 1 से लेकर 1000 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेक्शन 1 में कर दें, या ठीक है इतने स्टूडेंट, तो हमने एक रेंज स्पेसिफाई कर दिया कि हम इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेक्शन में ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारी रेंज पार्शनिंग होती है। और हैश पार्शनिंग है, ये हॉरिजॉन्टल पार्शनिंग है। आपको एज MCQs भी आ सकता है कि हैश पार्शनिंग क्या है। तो ये हॉरिजॉन्टल पार्शनिंग की एक टाइप है, और इसके लिए हम एक स्पेशल टाइप का एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, और जो DBMS उसको एल्गोरिथम को जानती होती है। ठीक है। तो ये अनबैलेंस पार्शनिंग को रिड्यूस करता है। उसके बाद लिस्ट पार्शनिंग है। यहाँ पे क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पार्शनिंग द वैल्यूज़ आर स्पेसिफाइड फॉर एवरी पोर्शन, मतलब कि हर पार्टीशन के लिए डेटा जो है वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है, और उस स्पेसिफाई लिस्ट को फिर ऑल पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया जाता है। तो देयर इज़ नो रेंज, यहाँ पे रेंज इन्वॉल्व नहीं होती है, और ये लिस्ट इस रेंज के से हट के यहाँ पे लिस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे उसकी समरी बताई हुई है। तो ये आप जो हम ऊपर सारा उसका सारा, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 22 और 23 कवर होते हैं। तो हम लेक्चर नंबर 24 को इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अपने लेक्चर में कवर करेंगे। है तो थोड़ा इसी, अगर इसी लेक्चर में कर लेते नहीं, हाँ ओके इसको कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे है वर्टिकल पार्टीशनिंग और रिप्लिकेशन और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL है। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। वर्टिकल पार्टीशनिंग में क्या होता है, इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, और हॉरिजॉन्टल हमारे बेसिस किसके ऊपर बेस करती है, रोज के ऊपर बेस करती है। तो ये आपने डिफरेंस अपने माइंड में बिठा लेना है। सेम टेबल इज built into different physical record depending upon the nature of access. Primary key is repeated in vertical forms. ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे एक टेबल स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टूडेंट ID है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन है, CGPA पर नेम है। तो नाउ इज़ द रिलेशन द स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जितनी भी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, तो इट इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, बट द नेचर ऑफ एक्सेस इन दिस रिलेशन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे नेचर इसको एक्सेस करने की डिफरेंट है। सो नाउ वी विल पार्शन दिस रिलेशन वर्टिकली एज इन, तो हम इसको वर्टिकली ऐसे इसको जो है क्या कर देते हैं, हम पार्टीशन कर देते हैं इसके। यहाँ पे स्टूडेंट ID मतलब उसका जो नेम है, CGPA है, फ़ोन नंबर है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। और जो स्टूडेंट एकेडमिक उसकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्लास है, मार्क्स है, स्कूल है, तो वो हमने इसको दो कैटेगरीज में कर लिया। अब रिप्लिकेशन में क्या आ जाता है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ पार्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर, मतलब कि एक पोर्शन को या किसी भी एक एनवायरनमेंट से उठा के उसकी सब्सीक्वेंट उसकी कॉपीज़ को साइक्रोनाइजेशन करना, और ओरिजिनल सोर्स को चेंज करना, ओरिजिनल सोर्स को या प्रोपोगेटेड कॉपीज़ उनसे क्रिएट करना किसी अदर एनवायरनमेंट में। ठीक है। ये हमारी रिप्लिकेशन कहलाता है, मतलब एक एनवायरनमेंट से उठा के दूसरे एनवायरनमेंट में उसको चेंज करना, ये हमारा रिप्लिकेशन है। और इट इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ डिनॉर्म, ये फाइनल फॉर्म है डिनॉर्मलाइजेशन की। तो आपको एज MCQs भी आ सकता है कि फाइनल फॉर्म क्या है डिनॉर्मलाइजेशन की, तो वो रिप्लिकेशन है। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी आगे
डिटेल्स बताई हुई हैं, ये आपने लोगों ने खुद पढ़ लेनी है। क्लस्टरिंग फाइल्स क्या है? क्लस्टरिंग फाइल इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसका मतलब है कि हम अपने रिकॉर्ड को प्लेस करते हैं, मतलब कि डिफरेंट टेबल से टू प्लेस इन एडजेसेंट फिजिकल लोकेशन कॉल्ड क्लस्टर। मतलब कि प्लेस रिकॉर्ड फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स से उसको लेना और उसको एडजेसेंट फिजिकल लोकेशन में उसको कलेक्ट कर देना, ये हमारा कार्ड कहलाता है क्लस्टर। और ये किसको इंक्रीज़ करता है? एफिशिएंसी को, और क्लोज करता है दो रिप्लेस जो रिकॉर्ड होता है उसको एक दूसरे के क्लोज करता है। क्लस्टरिंग इज़ आल्सो सूटेबल फॉर टू रिलेटिवली स्टैटिक सिचुएशंस। तो ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है। क्लस्टरिंग किसके लिए? रिलेटिवली स्टैटिक सिचुएशंस के लिए होती है। और नेक्स्ट ये आपने पढ़ लेना है समरी ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। ये जो हमने पढ़ा है ये उसकी समरी बताई हुई है यहाँ पे, उसकी थोड़ी डिटेल्स के साथ। डेप्थ नॉलेज में आप डेटाबेस सपोर्टेड बाय DBMS एंड फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्ट डिटेल रिगार्डिंग द मैनर्स इन विच द डेटाबेस सपोर्ट्स इंडेक्सिंग। ओके, ये आपने पढ़ लेनी है। उसकी कुछ मतलब कि ईजी हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो देयर आर मैनी डिसीजंस, यहाँ पे सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, ये आपने पढ़ लेनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। है एसक्यूएल इज ANSI स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। एसक्यूएल एक सर्वर है जिसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? डेटाबेस की मैनिपुलेशन या एक्सेसिंग में यूज़ करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड या करंट वर्जन है जिसको SQL 92 कहते हैं। और SQL कंप्लेंट डेटाबेस शुड कंफर्म टू SQL स्टैंडर्ड एट अ टाइम। यहाँ पे SQL सर्वर के बारे में बताया हुआ है जिसको हम यूज़ करेंगे। SQL और NIS का आपको एब्रीवेटिव पूछ सकते हैं। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सम कॉमन रिलेशनल डेटाबेस कौन कौन से डिफरेंट यूज़ होते हैं? ऑरेकल है, साइबेस है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है जो मोस्टली पॉपुलर यूज़ होता है, एक्सेस है, इंगर्स है, एट्सेट्रा, ठीक है यहाँ पे। और इसके अलावा हाँ, यहाँ पे हमारी जो इम्पोर्टेंट जो सेकंड थिंग है, एसक्यूएल कमांड्स हैं सच एज सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट। ये एसक्यूएल में हम इनको यूज़ करेंगे, ये क्यूरीज हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स यहाँ पे कुछ बताए हुए हैं। रिड्यूस करती है ट्रेनिंग कॉस्ट को, एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन लॉन्गेविटी, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सिंगल वेंडर, क्रॉस कम्युनिकेशन। एसक्यूएल यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विद द डेटाबेस थ्रू DBMS के ज़रिए हम एसक्यूएल किसी भी डेटा टाइप से इंटरेक्शन से हम थ्रू DBMS के ज़रिए उसके इंटरेक्शन कर सकते हैं। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं? टेबल्स क्रिएट करने के लिए, उसमें इंसर्शन करने के लिए उस टेबल में, या डिलीशन करने के लिए, या कुछ इस तरह के ऑप्शंस परफॉर्म करने के लिए। और MS SQL सर्वर है। द DBMS फॉर अ कोर्स इज़ माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है वो MS माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है जो डेस्कटॉप एडिशन है। और देयर टू मेन टूल क्यूरी, मेन टूल इसके लिए जो यूज़ करेंगे क्यूरी एनालाइज़र है या एंटरप्राइज मैनेजर है, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। और फॉर SQL प्रैक्टिस वी विल यूज़ क्यूरी एनालाइज़र, क्यूरी एनालाइज़र का यूज़ करेंगे। और सो यू मस्ट हैव द यूज़ दिस सॉफ्टवेयर SQL क्यूरीज। या आप मतलब फाइनल टर्म में तो इतना नहीं आपको ये दी जाती हैं, अदरवाइज़ अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो SQL वो डाउनलोड करें। और यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी बताई हुई है, अपनी प्रैक्टिस आपने इसकी खुद करनी है, क्यूरीज लर्न करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।